अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ और मैं हूं आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। नाज़रीन, आज हम सबसे पहले बात करने वाले हैं ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल की, जहां आपको बताएं कि एक बड़ा कारनामा जो है स्टूडेंट्स की जानिब से सर अंजाम दिया गया है। इस पर आगे चल के हम बात करेंगे प्रोग्राम में। सबसे पहले जिक्र होगा मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का, जो कहते हैं कि पाकिस्तान हक़ाइक़ पर मबनी कौमी बयानिए पर यकीन रखता है। हमें अपने हकीकी कौमी बयानिए को दुनिया के सामने रखने के लिए मीडिया की जिद्दतों के साथ चलना होगा। मुशीर कौमी सलामती ने यह भी कहा कि हमारा मशरकी हमसाया यानी भारत पाकिस्तान के खिलाफ जाली वेबसाइट्स और मीडिया के जरिए झूठ पर मबनी बयानियाँ अपनाए हुए है। उनका कहना था कि भारत का पाकिस्तान के खिलाफ जाली खबरों पर मबनी बयानियाँ आश्कार हो चुका। मोईद यूसुफ ने कहा कि 20 साल से मगरिब ने पाकिस्तान का मनफी तशख़्ख़ुस पेश किया। जब भी अमेरिका से अहम अफराद पाकिस्तान का दौरा करते हैं तो वापसी पर उनका पाकिस्तान से मुतालिक नज़रिया मुस्बत होता है। मुशीर कौमी सलामती ने कहा कि आज मफरूज़े हकीकत से ज़्यादा तेज़ी से फैल रहे हैं, जिनसे निमटने के लिए जामे मनसूबा बंदी बनाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि आज प्रेस रिलीज़ यह सिर्फ बयान देने का दौर नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन का दौर है। ये जो बयान आज मोईद यूसुफ की जानिब से दिया गया है और जो चीज़ें उनकी जानिब से सामने रखी गई हैं, इन पर पहले भी बात होती है। पहले भी इस तरह की चीज़ें जो हैं, यूडिस इन्फो लैब है या इस तरह की बहुत सारी जो कार्रवाइयाँ हैं भारत की जानिब से पाकिस्तान को लेकर गलत इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाने के लिए, जो इस तरह के गिरोह भारत ने बना रखे हैं, इंटरनेट पर जो एक कब्ज़ा भारत ने कर रखा है ऐसी चीज़ों को फैलाने के लिए, इसमें पहले भी डिस्कशन होती रही है। लेकिन आज मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ ने इस पर बहुत खुलकर बात की है। इसी पर मज़ीद बात करने के लिए हमारा साथ दे रहे हैं जमील अहमद ख़ान साहब, जो कि साबिक सफ़ीर रहे हैं UAE में पाकिस्तान के लिए। उन्हें वेलकम करते हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जमील अहमद ख़ान साहब। वालेकुम सलाम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच जमील अहमद ख़ान साहब कि आपने हमारी रिक्वेस्ट पर हमारे लिए वक्त निकाला। जमील अहमद ख़ान साहब, आप ख़ुद चूँकि साबिक सफ़ीर रहे हैं, बाहर के ममालिक में आपका आना जाना भी होता है, पाकिस्तान के हवाले से लोग क्या सोचते हैं ये भी आप जानते हैं। बहुत सारी जगहों पर मनफी राय पाई जाती है, बहुत सारी जगहों पर बहुत मुस्बत राय पाई जाती है, लेकिन मनफी राय हमें वहाँ दिखाई देती है जहाँ भारत की जो गिरोह हैं, जो इंटरनेट पर काबिज़ हुए बैठे हैं और पाकिस्तान को लेकर गलत इन्फॉर्मेशन फैलाते हैं, और मुस्बत राय हमें वहाँ देखने को मिलती है जहाँ के लोग खुद पाकिस्तान आते हैं, यहाँ पर विज़िट करते हैं या यहाँ के लोगों से मेल जोल रखते हैं। तो सर, ये तो एक बहुत बड़ा खेल है, बहुत घिनौना खेल है जो भारत की जानिब से खेला जा रहा है इंटरनेट के ज़रिए। हाँ जी, हाँ, ये घिनौना खेल तो किया है, इसको डिस्कवर किया है BBC ने भी, और डिसइंफो लैब यूरोप ने पूरी इन्वेस्टिगेशन की है। वो सारी चीज़ें दुरुस्त हैं। ये घिनौना खेल जो भारत कश्मीर में कर रहा है, वो भी 2 जो बड़े-बड़े वॉल्यूम के साथ ह्यूमन राइट कमिश्नर ने आंसुओं के साथ पेश की दुनिया के सामने। ये भी हकीकत है। ये भी हकीकत है कि इंडिया दुनिया में हर जगह पाकिस्तान के खिलाफ उसने एक महाज आराई की हुई है। सोशल मीडिया, फेक NGOs सारों को लेके साथ चल रहा है। ये भी हकीकत है। और ये भी हकीकत है कि मोईद यूसुफ साहब ने जो आज बात की है, इसको बिल्कुल हमें अपना लेना चाहिए। आइडियल बात की है और वो सही कहते हैं कि आजकल फेक न्यूज़ को हकीकत के तौर पर लोग मानना शुरू कर देते हैं और उसकी बड़ी वैल्यू बन जाती है। और इसीलिए तो कहा गया है ना कि फसाने में आजकल के हिसाब से सोशल मीडिया के हिसाब से कि फसाने में हकीकत से ज़्यादा हुस्न होता है। हकीकत को बराए मसलहत अफ़साना कहते हैं। ये आजकल सोशल मीडिया के हवाले से मोईद यूसुफ कहते हैं कि जो हमारे पास स्टोरी बड़ी अच्छी है बताने को, हम भी मानते हैं बड़ी अच्छी है बताने को। वो कहते हैं कि जी ये लॉजिकल भी होनी चाहिए, ट्रू भी होनी चाहिए, सही होनी चाहिए, और दूसरा ये है कि नेशनल नैरेटिव पे बेस होना चाहिए, जो कि रियलिटी पे भी बेस्ड यानी कि हकीकत पर भी बेस्ड होना चाहिए, और नेशनल नैरेटिव एक होना चाहिए। हम सारे जितने भी जब भी गुफ्तगू करते हैं, जिस चैनल पे गुफ्तगू करते हैं, तज्ज़िया करते हैं, हम भी यही कहते हैं कि ख़ास तौर पे नेशनल सिक्योरिटी का मामला जो है, उस पे कम से कम हमारे पॉलिटिकल पार्टीज़ का, हमारे दानिश्वरों का जहाँ तक हो सके एक नैरेटिव होना चाहिए, और वो सिक्योरिटी मैटर्स पे भी एक नैरेटिव होना चाहिए, इकोनॉमिक मैटर पे भी एक नैरेटिव होना चाहिए। और जब ये एक नैरेटिव होगा तो पाकिस्तान का घरेलू मामला है नहीं, इंटरनली हम मजबूत होंगे। जब इंटरनली मजबूत होंगे तो मोईद यूसुफ जो बात कर रहे हैं उसमें बहुत ज्यादा फिर प्रैक्टिकली देखिए, हम आजकल 21st सेंचुरी में जो हमारे पास मोस्टली टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं हमारे दफ्तरों में, ये मानना पड़ेगा। पिछले मोईद यूसुफ ने खुद कहा है कि पिछले 20 सालों से हम कुछ नहीं कर सके और इंडिया जो है वो बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा कर रहा है। तो हमें ये मानना पड़ेगा कि 19वीं सदी के टूल से
ज़राए से हम 21वीं सदी के मामलात के चैलेंजेस को हम नहीं निपट सकते हैं। और जो मोईद यूसुफ ने कहा है, उसकी सलाहियतें हमारे पास सही मौजूद है, हैं, टेक्नोलॉजी में सिर्फ जो थोड़ी जिद्दत आ रिसर्च। चुकी है, जो नए तरीके हैं, जो नए अतवार हैं, हमें वो भी अपनाना पड़ेंगे, उसी से हम ये जो एक साइबर वॉर है, इसको जीत सकते हैं। अच्छा सर, और क्या कुछ किया जा सकता है, क्या इक़दामात पाकिस्तान कर सकता है भारत के ओछेत कंडों से ये मीडिया प्रोपेगेंडे से निमटने के लिए? इस पर मैं यकीनन आपसे बात कर रही होंगी, लेकिन पहले मुझे ज़रा ये बता दीजिएगा, दोनों ममालिक के ताल्लुकात बहुत सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा कशीदा रहते हैं। सबसे बड़ा मसला तो मसला कश्मीर है, ये तो पूरी दुनिया ही अब जानती है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान भी बार बार इस चीज़ को वाज़ेह कर चुके हैं कि जब तक ये मसला हल नहीं होता है, दोनों ममालिक के दरमियान अब मुज़ाकरात भी नहीं हो सकते हैं, जिस तरह से 2019 में किया गया 5 अगस्त के इक़दामात। अच्छा, लेकिन और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर दोनों ममालिक के दरमियान कुछ ना कुछ क्लैशेज़ या चपकलिश हमें दिखाई देती है। आप क्या समझते हैं कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मीडिया प्रोपोगेंडा है, इसकी वजह से दोनों ममालिक के ताल्लुकात जो हैं वो किस कदर ख़राब हुए हैं? देखिए, आजकल की दुनिया में जो ख़ास तौर पे सोशल मीडिया को जिस तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है, इंडिया ने 750 फेक मीडिया आउटलेट पूरे यूरोप में और मुख्तलिफ जगहों पर कायम किए हुए, और उसको उन्होंने डिसइन्फॉर्मेशन कैंपेन और सारे का सारा, उन्होंने ये रिपोर्ट बीबीसी की है, सारे का सारा उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मोस्टली हुँ, उन्होंने वो डिप्लॉय किया, और हुँ, वो अब तो मंजर-ए-आम पर आ चुकी है। तो हमें क्या करना चाहिए? ज़ाहिर है, हमें इसकी एंटी यानी इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करनी चाहिए। जैसे उन्होंने किया है, हम दुनिया के सामने जिस तरह मोईद यूसुफ भी बता रहे हैं कि दुनिया को आश्कार कराएँ कि इंडिया ये चीज़ें कर रहा है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ें यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया के खिलाफ लिख दी हैं और बड़े भारी भरकम वॉल्यूम में लिख दिए हैं, और जिसको यूनाइटेड नेशंस का अपना इदारा, कश्मीर की आपने बात की, अपना इदारा ह्यूमन राइट के कमिश्नर ने जब वो सारी चीज़ें पेश कर दी हैं, कुछ और अगर हम ना करें, हम जितनी भी गुफ्तगू करते हैं, और ये मोईद यूसुफ ने ज़ुबान की भी बात की कि वो ज़ुबान हमें उस ज़ुबान में समझाना चाहिए, उस अंदाज़ में समझाना चाहिए जो कि दुनिया समझे। ये बात भी दुरुस्त है, और मैं कई मरतबा कह तो चुका हूँ। क्या मैं अंदाज़ खुद है कई जमील अहमद ममालिक खान साहब, ज़रा ज़रा एलेबोरेट भी कर दें, ज़रा उसको वाज़ेह भी कर दें, क्या अंदाज़ जी, है? क्या हमें भी उसी तरह से बिल्कुल मैं अपने बहुत सारे नौजवान जो हैं उनको हायर करना चाहिए? कुछ ऐसी जगहें, कुछ ऐसे ऑफिसेज़ बना देने चाहिए जहाँ पर बैठे हुए हों ये नौजवान, मुसलसल इंटरनेट पर हों, भारत हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा हो, हम भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे हो, या आप समझते हैं कि नहीं, ये हल नहीं है, कोई और हल है जो आप जमील साहब तजवीज़ करना चाह रहे हैं अभी? कि जदीद जदीद आलात को जब तक हम इस्तेमाल हुँ, नहीं करेंगे, तो हम वो जो इम्प्रेशन हमारा क्रिएट किया गया है, और जिस नैरेटिव के ज़रिए इंडिया ने हमारे खिलाफ नैरेटिव किया है, हमारे हुँ। खिलाफ बिल्ड किया है, जब तक हम उसको काउंटर नहीं करेंगे, उस वक़्त तक मुमकिन नहीं है। तो आपने बिल्कुल जो जिस तरफ इशारा किया कि हमें भी वही सोशल मीडिया के उतने ही आउटलेट्स हुँ, खोलेंगे, बल्कि उससे ज़्यादा हुँ, खोलने चाहिए। हमारे बड़े अच्छे बासलाहियत हमारे बच्चे हैं, वो कर सकती हैं, सिर्फ गवर्नमेंट के ही ऑस्पिशेस में नहीं हो, बल्कि देखिए इंडिया ने तो यहाँ तक किया कि 665 जो इंडियन साइट्स हैं, उनको 65 कंट्रीज में तकरीबन डिप्लॉय कर दिया, और डेली वहां से कोई ना कोई प्रोपेगेंडा हो रहा है। आप चाइनीज को देख लें, आप अमेरिका को देख लें, आप बरतानिया को देख लें, जिस अंदाज में उन्होंने सोशल मीडिया को डिप्लॉय किया है, और यहाँ तक चाइनीज तो यहाँ तक उन्होंने किया है कि अपने कम्युनिस्ट पार्टी के इमेज को जो डैमेज किया जा रहा था दूसरी सुपर पावर अमेरिका की तरफ से, उसको उन्होंने जमील साहब, रिस्टोर बिल्कुल मैं किया। इसी तो जानिब इसका आना चाह मतलब रही ये थी कि हुआ कि पाकिस्तान में आप फरमा रहे हैं कि हमारे पास अभी वो जदीद आलात ही मौजूद नहीं हैं जिनके ज़रिए इससे निपटा जा सके। अभी तो हम बहुत पीछे है हैं। मौजूद लेकिन है चलिए, ये ममालिक जिनका आप मौजूद ज़िक्र कर रहे हैं, जैसे कि चाइना की आपने मिसाल दी है, ये दीगर दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, ये ऐसी चीज़ों से निमटने के लिए क्या कहते हैं? क्योंकि देखिए, अभी जब अमेरिकन इलेक्शंस हुए हैं, तो उसमें भी इल्ज़ाम लगाया गया कि जी रशिया ने इंटरफेरेंस की है, इंटरनेट के ज़रिए की है और बहुत सारी चीज़ों के ज़रिए की है। तो ये तो सभी के साथ हो रहा है कहीं न कहीं, जहाँ-जहाँ जिस-जिससे दुश्मनी है या हालात सही नहीं हैं, मामलात सही नहीं हैं, तो दीगर ममालिक फिर सर क्या तरीक़ेकार इख्तियार करते हैं? देखिए, उसको कहते हैं साइबर अटैक। जो हाँ, रशिया ने किया वो थोड़ा-सा मुख्तलिफ हो जाता है, वो साइबर हाँ, अटैक है। साइबर जी। अटैक के ज़रिए उन्होंने ये सारा सिलसिला किया, सारी इन्फॉर्मेशन ली। उसमें उन्होंने वो डेटा चोरी किया, और डेटा को फिर इस्तेमाल करवाया इलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है इमेज बिल्डिंग के, लेटली एक सर्वे हुआ है जिसमें कोई तकरीबन 2 दर्जन के करीब ममालिक का सर्वे हुआ है। इमेज के लिहाज से पाकिस्तान आखिरी 3 में आ रहा था,
और नॉर्थ कोरिया के बाद आ रहा है और ईरान के बाद आ रहा है उस सर्वे में, और ये सर्वे भी बीबीसी वर्ल्ड ने किया है। तो वो उसकी सारी तफसीलात हैं, नेट पर भी पड़ी हुई हैं, आपके नाज़रीन देख सकते हैं। उसकी वजह यही है कि हमने अपनी रीस्ट्रक्चरिंग करनी है, और बहुत आसान काम है, इसमें पैसों का खर्च ज़्यादा नहीं है। वो कि हमारे फॉरेन ऑफिस में हमारे पास पब्लिक डिप्लोमेसी का पूरा फंड है, अच्छी खासी मिलियंस ऑफ डॉलर्स वहाँ मौजूद हैं, और वहाँ सिर्फ रीस्ट्रक्चरिंग की ज़रूरत है। उसमें सिर्फ फैशन शो कराने की ज़रूरत नहीं है, जो कि किया जाता है, या मीना बाज़ार लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो कि किया जाता है। करना क्या चाहिए? आपने कहा ना कि जिस तरह मोईद यूसुफ ने भी कहा कि वो हमें जिस अंदाज में पेश करना होता है, वो बहुत ज़रूरी है। आप देखिए, चंद ममालिक में हमारे जो सफ़ीर हैं, उनकी आप डेली कोई ना कोई कवरेज देखेंगे उन ममालिक में, ख़ासकर उनके मीडिया में, और दूसरे ममालिक में उसमें कवरेज नज़र नहीं आती है। इसका मतलब ये है कि हमें एक यूनिफ़ॉर्मिटी के साथ अपने सफ़ीरों को हिदायत के अलावा उनको ट्रेनिंग भी देनी। हमारे सफ़ीर ऐसे होने चाहिए कि जिसके पीछे बीबीसी भागे, जिसके पीछे सीएनएन भागे, उनसे बात करने के लिए, तो उनको थोड़ी-सी इस मामले में और मेहनत करनी पड़ेगी। और जिस इलाके में जहाँ-जहाँ हमारे सफ़ीर हैं, मैं पब्लिक डिप्लोमेसी की बात कर रहा हूँ इस वक़्त। उसके बाद ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी भी है और लीगल डिप्लोमेसी भी है, वो मुख्तलिफ दायरा आ जाता है। इस वक़्त जो बात मोईद यूसुफ ने की है, वो सोशल मीडिया के ज़रिए अपने अहदाफ कैसे हासिल कर सकते हैं नेशनल नैरेटिव के। लेकिन सोशल मीडिया के ज़रिए आजकल डिप्लोमेसी भी बहुत हो रही है, और उसमें पब्लिक डिप्लोमेसी में हम वहाँ के सेमिनार कर सकते हैं, सिम्पोजियम कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हमारे एम्बेसडर्स लेक्चर जाके दे सकते हैं, अपने आप को वो मुख्तलिफ मीडिया के सामने एक्सपोज़ कर सकते हैं, अपने पाकिस्तान का नैरेटिव उन तक मुख्तलिफ अंदाज में। बहुत सारी मैं आपको चीज़ें हैं बताऊँ, जब जमील मैं अहमद यूएई में खान साहब, जो सफ़ीर था, जो आपने फरमाया, बिल्कुल सोशल मीडिया के ज़रिए डिप्लोमेसी की जा रही है, बहुत सारी जगहों पर की जा रही है, कामयाब डिप्लोमेसी की जा रही है। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपसे पूछा ना कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात में बिगाड़ पैदा करने में किस हद तक ये जो सोशल मीडिया प्रोपोगेंडा इसने किरदार अदा किया, ये इस पर तो आपने बात की। अब मुझे ये ज़रा बता दीजिएगा कि जिस तरह से डिसइंफो लैब पकड़ी जाती है, बहुत सारे और नेटवर्क भारत के पकड़े जाते हैं, कहीं ना कहीं भारत को भी कुछ नुकसान हुआ है दुनिया में, या नहीं उसने सब कर भी लिया और फिर सारा छुपा भी लिया दुनिया से कि नहीं जी हम तो बिल्कुल बिल्कुल सही यकीनन तरीके से हमारी चल रहे हैं? जी जी। हमारी कोशिशों और काविशों की वजह से कुछ दुनिया में और कुछ मीडिया में यहाँ काफ़ी हद तक इंडिया के ह्यूमन राइट्स के हवाले से बातें आई हैं सामने, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा हो सकता था। मैंने तो कहा कि हम तमाम गुफ्तगू जो करते हैं अपने पूरे पाकिस्तान के तमाम चैनल्स पर, वहीद यूसुफ ने कहा कि वो ज़ुबान भी जो हम इस्तेमाल करें ताकि दुनिया समझे, तो हमें अपने इंग्लिश चैनल्स को भी थोड़ा ज़्यादा तक़वियत पहुँचानी पड़ेगी ताकि दुनिया उसको देखे और अच्छे प्रोग्राम्स हम कर सकें। रहा सवाल इंडिया को यकीनन नुकसान पहुँचा है ह्यूमन राइट्स के हवाले से, और इंडिया क्योंकि उसकी जो इस वक़्त जियोपॉलिटिकली जो उसकी मरासिम है, दुनिया की सबसे बड़ी क़ुव्वत के साथ, अमेरिका और उसके एलाइज़ के साथ, उसकी वजह से बहुत सारे मामलात में वो बच जाता है, वरना इससे कहीं ज़्यादा उस पर दबाव पड़ सकता था। उसका भी तरीक़ाकार है। दुनिया में 3 किस्म की डिप्लोमेसी होती है। एक होती है पब्लिक डिप्लोमेसी, जिसकी कि हम गुफ्तगू कर रहे हैं, और मोहित यूसुफ ने भी ज़्यादातर उसके बारे में गुफ्तगू की है। उसी दूसरी जर्नलिस्ट है है। इसके बारे में ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी, और तीसरी है लीगल डिप्लोमेसी। तो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी हमारे सफ़ीर कर रहे हैं अपने-अपने ममालिक में जहाँ-जहाँ हैं। उन्हें देखिए ज़ुल्म क्या है कि इस वक़्त कश्मीर के मामलात में पूरी दुनिया के सामने इंडिया कश्मीरियों की स्ट्रगल को टेररिज़्म के साथ जोड़ दिया है, और फ्रीडम फाइटर हम हमेशा से कह रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस का रेज़ोल्यूशन जो है जनरल असेंबली का 2649 2649, उसमें वो फ्रीडम फाइटर हैं। मैं यूएनओ में जब था और वहाँ मेरी पोस्टिंग थी 30 जमूर में, मैं एडवाइज़र था, तो वहाँ के फ्रीडम फाइटर शनाना गोज़माव जो बाद में प्रेज़िडेंट हुए, वो उन्होंने खुद मुझे जब गुफ्तगू होती थी कहते थे कश्मीरियों को कभी टेररिस्ट नहीं कहा जा सकता, वो फ्रीडम फाइटर है, मैंने फ्रीडम फाइटिंग की है 25 साल। लेकिन हम इस नैरेटिव को जिस अंदाज में मोईद यूसुफ साहब कह रहे हैं, और वो सही कह रहे हैं, कि हम नहीं पेश कर सके दुनिया के सामने, और यही वजह है कि दुनिया से हमें इतनी सपोर्ट नहीं मिल रही है, बावजूद इसके कि हमारे पास तकरीबन इस वक्त 10 या ठीक है, 11 आप हमारे ये पास समझते हैं जमील रेजोल्यूशन अहमद है, खान साहब, इंक्लूडिंग जहाँ बहुत रेजोल्यूशन। सारी चीज़ें हैं वहाँ लैंग्वेज भी एक बड़ा बैरियर है, और इसको दूर करने की कोशिश की जानी चाहिए। हमारे जो इंग्लिश चैनल्स हैं, न्यूज़ चैनल्स, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा ऐसा काम होना चाहिए कि दुनिया को बताया जा सके। ज़ाहिर है हर मुल्क में तो उर्दू नहीं समझी जा रही है, उर्दू न्यूज़ चैनल्स की हमारे पास भरमार है, लेकिन अगर इंग्लिश की बात करें, आपने बिल्कुल सही जानिब इशारा किया। यकीनन गवर्नमेंट के सारे इशूज़ भी देख रही होगी, जो तजावीज़ आपने शेयर की हैं वो भी पहुंची होंगी कंसर्न जो भी लोग हैं इस हवाले से। बहरहाल जमील अहमद खान साहब, आप साबिक सफ़ीर रहे हैं यूएई के लिए, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला, अपना तज्ज़िया शेयर किया, अपनी राय का इजहार किया, बहुत शुक्रिया
जमील अहमद खान साहब आपके वक्त के लिए। जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे, जो हमें बता रहे थे कि किस तरीके से ये जो पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा किया जा रहा है इंटरनेट पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत की जानिब से, इससे हम निमट सकते हैं, इसका मुकाबला कर सकते हैं। हमें भी कुछ चीज़ें करना होंगी। क्या चीज़ें हैं ये हमने इस प्रोग्राम में जमील अहमद खान के ज़रिए आप तक पहुँचाएँ। अब हमें आपको लेकर चलना है जी ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल, जहाँ इंजीनियर्स की एक टीम ने एक थर्मल ब्लॉक तैयार किया है। अच्छा, ये थर्मल ब्लॉक जो है, इसकी खासियत ये है कि तवानाई को ज़ख़ीरा कर सकता है, जिसके लिए पूरी दुनिया में हम देखते हैं बहुत ज़्यादा जद्दोजहद होती है, बहुत ज़्यादा एफर्ट्स की जाती हैं, बहुत ज़्यादा कोशिशें की जाती हैं। ये जो ब्लॉक तैयार किए गए हैं ये एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट से तैयार किए गए हैं। अच्छा, इंजीनियर्स के इस बारे में ये कहना है कि ब्लॉक 30 साल तक करामत रह सकते हैं, यानी ये नहीं है कि आज जिस तरह से बहुत सारी बैटरीज हम देखते हैं कि वो ज़ख़ीरा तो करती हैं तवानाई को, लेकिन बहुत जल्दी बेकार हो जाती है, नकारा हो जाती है। ये जो ब्लॉक बनाया गया है, एक ब्लॉक 30 साल तक रह सकता है। ये बहुत बड़ी देखा जाए तो एक पेशरफ्त है तवानाई के हवाले से, जहाँ जहाँ काम हो रहा है वहाँ लेकर। पहले तो इस बारे में आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, रिपोर्ट के बाद जब आप वापस आएंगे तो इस पर हम मज़ीद बात करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल में इंजीनियर्स की टीम ने थर्मल ब्लॉक तैयार किए हैं, जो थर्मल तवानाई को जखीरा करने की सलाहियत रखते हैं। आलमी खबर इस इदारे के मुताबिक दुनिया में ऐसा ब्लॉक पहली दफा तैयार किया गया है जो थर्मल तवानाई को जखीरा करने की सलाहियत रखता है। ये ब्लॉक एल्यूमिनियम और ग्रेफाइट से तैयार किए गए हैं, जो अपने अंदर थर्मल तवानाई को जखीरा कर लेते हैं और इस तवानाई को बवक्ती जरूरत इस्तेमाल किया जा सकता है। ये थर्मल ब्लॉक 30 साल तक कारामद रहते हैं। MGA के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एरिच किसी का कहना है कि हमारे तैयार करदा थर्मल ब्लॉक इंजीनियरिंग की दुनिया में ऐसा मटेरियल है जो तवानाई को जखीरा करते हैं और उसे बाद में जरूरत के वक्त इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने कहा, ये दर्जा हिरारत भी सहार सकते हैं। हम थर्मोनिक कन्वर्टर की तैयारी में मसरूफ थे। ये आला बराह रास्त दर्जा हिरारत को भी बिजली में तब्दील करता है। हम सूरज की रोशनी को बिजली में तब्दील करने की मंसूबाबंदी पर अमल करना चाहते थे। हमारी टीम ने एक डिवाइस तैयार कर ली जो हमारी लेबोरेटरी में मौजूद है। अब हमने सोचना शुरू किया कि ये डिवाइस रात को कैसे काम करेगी, जिसके बाद हमने तवानाई के मुतबादिल जराए के हुसूल से तवानाई को जखीरा करने पर तवज्जो दी और हम ये थर्मल ब्लॉक बनाने में कामयाब हुए हैं। इनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि आप इनमें तवानाई को जखीरा कर सकते हैं और इसे जब जहां जरूरत हो इस्तेमाल कर सकते हैं। केसी का कहना था, फिलहाल तैयार होने वाले थर्मल ब्लॉक 78 मिलीमीटर से 200 मिलीमीटर साइज के हैं, जबकि हमारे थर्मल ब्लॉक का मुजव्वजा साइज तकरीबन 600 किलोग्राम के करीब है और एक ब्लॉक 100 किलोवाट बिजली जखीरा करने की सलाहियत रखता होगा। ऑस्ट्रेलिया पर आलमी दबाव है कि वो जहरीली गैसेस और कार्बन के अखराज को कम करे, क्योंकि दुनिया के बहुत सारे ममालिक ये तय कर चुके हैं कि 2050 तक कार्बन के अखराज को सिफर पर लाएंगे। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर-ए-आज़म स्कॉट मॉरिसन ने कहा है कि उनका मुल्क भी 2050 तक जहरीली गैसेस के अखराज को सिफर तक लाने का ख्वाह है और 2030 तक ऑस्ट्रेलिया कार्बन के अखराज में 26% से 28% तक की कमी लाने का हदफ तय कर चुका है। बिल्कुल जी, ऑस्ट्रेलिया से ये बड़ी खबर, जहां यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल के जो स्टूडेंट्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, उन्होंने ये जो थर्मल ब्लॉक्स हैं ये तैयार कर लिए हैं। इसे बड़ी पेशरफ्त कहा जा रहा है। इसी बड़ी पेशरफ्त पर बात करेंगे। हमने राबिता किया है, एनर्जी एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं अरशद अब्बासी साहब, टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। जी वालेकुम। अरशद साहब, हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे ममालिक में तवानाई को लेकर बहुत ज़्यादा दौड़ दिखाई देती है, बहुत ज़्यादा मुकाबला दिखाई देता है और बहुत सारे ममालिक में तवानाई ही को लेकर बहुत सारी मुश्किलात भी पैदा हो रही हैं और मुश्किलात से निपटने के लिए बहुत सारे इकदाम भी किए जा रहे हैं। ऐसे में ये जो इस यूनिवर्सिटी के तलबा हैं, जो इंजीनियर्स हैं, इन्होंने ये जो थर्मल ब्लॉक्स तैयार किए हैं, आप क्या समझते हैं कि इनकी क्या अहमियत है? जिस तरह से बताया जा रहा है कि 30 साल तक ये कारामद रह सकते हैं, वाकईतन ऐसा है? आसमा, ये कोई न्यू फिनोमिना नहीं है, ये बड़ा ओल्ड है और मेरे ख्याल में अगर आपने क्लोजली देखा हो कि आप जब थर्मस से पानी इस्तेमाल करते हैं, थर्मस में क्या है कि आप गर्म पानी रखते हैं, इसमें ये ठंडा पानी रखते हैं और वो जो उसकी इंसुलेशन है उसको कितने अरसे तक उसको रिटेन रखती है और जब आपको गर्मियों में जब सख्त गर्मी लग रही होती है और वो आप ठंडा पानी पीते हैं, ये एक्चुअली बेसिक प्रिंसिपल है जो कि ओवर द ईयर्स और ईयर सेंचुरी इस्तेमाल होता रहा है
اور اب جب ایک فینومینا یہ ہو گیا ہوا ہے، یہ اسپیشلی ان ملکوں کے لیے ہے جہاں پہ بہت سردیاں پڑتی ہیں، جہاں پہ 50% ہیٹ، یعنی سردیوں میں ہیٹ چاہیے ہوگی. جیسے آپ پی ٹی وی میں تو آپ کے ساتھ میریٹ ہے، تو میریٹ میں سردیوں میں دیکھیں ہم کو ہیٹنگ چاہیے، ٹیمپریچر آپ کو 22 23 ڈگری سینٹی گریڈ چاہیے. اب ایک جو بات ہے کہ یہ کمرشلائزیشن اس کام کی ابھی یہ ہونی ہے، لیکن تھرمل پاور سٹوریج جو ہے یا ہیٹ سٹوریج جو ہے یہ 2017 سے 2017 سے اٹلی میں شروع ہو گئی ہے. وہ اس طرح کہ آپ کو جب ہیٹ ملتی ہے، سوری جب جیسے رینیوبل ہے، جب سولر دن کو مل رہی ہے انرجی، اور سولر انرجی مل رہی ہے، اور رات کو جہاں پہ ٹیمپریچر بہت ہی کم ہو جاتا ہے، اسی سولر کو آپ کیسے استعمال کرتے ہیں، اسی ہیٹ یا گرم واٹر کو رات کو استعمال کیسے کر سکتے ہیں، یا اس کو اگلے مہینے میں کتنا استعمال کر سکتے ہیں، یا ایون اگلے سال تک کیسے استعمال کر سکتے ہیں. جیسے ہمارے گرمیوں میں دیکھیں یہ بالکل ہائیڈرو پاور بڑی پیک پہ ہوتی ہے، بہت زیادہ بجلی پیدا ہوتی ہے. یا ایون گرمیوں میں آپ دیکھیں کہ جو ہمارا دن ہے وہ کتنے لمبے آرس کا ہوتا ہے، 18 گھنٹے کا، 17 گھنٹے کا یا 16 گھنٹے کا. اس میں سولر آئے ہیں. اب یہ جو بجلی ہے جس کو اگر ہم اسٹور کرنا چاہیں فار دا ونٹر کے لیے، تو یہ جو تھرمل بلاک ہے، یہ جو آسٹریلین ہے، یہ جو لیتھیم بیٹریز جیسے کہ آپ کے موبائل میں بیٹری استعمال ہو رہی ہے، یا جیسے لیپ ٹاپ میں استعمال ہو رہی ہے، یہ اس سے ہٹ کے اگلی سٹیج پہ ہے جہاں پہ ایئرز اینڈ ایئرز، 20 سال، 30 سال، 10 سال، لیکن کمرشلائزیشن ہونا باقی ہے ایک. اور پھر دیکھیں گے کاسٹ کیا، قیمت کتنی ہے. اور یہ ہمارے کہ جب اس کو ہم ٹرانسلیٹ کریں اپنے پاکستان میں، تو اپنے پاکستان میں اگر آپ دیکھیں گے جو نادن ایریاز ہیں، یا کشمیر ہے، یا کے پی کے کا نادن ایریا ہے، یہاں پہ آپ دیکھیے کہ گرمیوں میں کتنا استعمال ہو جاتا ہے ایل پی جی کا. اور اگر ہم استعمال کریں کہ جب سولر سردیوں میں، اور سوری گرمیوں میں جب بہت زیادہ سولر ڈے لانگ ہوتا ہے، اور ایون ہائیڈرو پاور بھی آپ اویلیبل ہوتی ہے سردیوں میں، تو گلگت بلتستان میں تو آپ کو کہوں کہ پانی بھی فریز ہو جاتا ہے، ایون انڈس کا پاور فریز ہو جاتا ہے. تو یہ کہ انرجی سٹوریج میں ایک یہ بڑا ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑا سٹیپنگ سٹون ہے. ایک نئی ایک انوویشن آئی ہے جس میں یہ ہمیں تھرمل سے اس سے نجات مل جائے گی. یعنی وہ جو ہم ایل این جی لاتے ہیں، کوئلے سے بجلی بناتے ہیں، اور جو آئل سے بجلی بناتے ہیں، ارشد صاحب یہ رینیوبل. یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ دنیا بھر میں توانائی کا جو بحران ہے یہ بھی اس طرح کی چیزوں سے، ایسی ایجادات سے حل ہو سکتا ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کے لیے کچھ اور کرنا ہوگا دنیا میں بھر بالکل ہو سکتا ہے. دیکھیں جی، میں اگر ایز اے پاور انجینئر بات کروں آپ سے، آپ کو بتاؤں ایک پیکنگ ڈیمانڈ ہوتی ہے. پیکنگ ڈیمانڈ یہ ہے کہ صبح آپ کو پتا ہے کہ جب آپ صبح 7 سے لے کے 10 بجے تک آپ کی بجلی کی ضرورت بہت بڑھ جاتی ہے، اور پھر شام کو جیسے 6 سے لے کے رات 10 بجے تک، تو اس میں کیا کرتے ہیں آپ تھرمل پاور پلانٹ آن کرتے ہیں. یہ رینیوبل آپ کو سستی مل رہی ہے، آن آف والا مسئلہ نہیں، وہ بیس لوڈ پہ آتے ہیں. یہاں پہ یہ تھرمل بلاک، یہ لیتھیم بیٹری والی چیز ہے، یہ جتنی اسٹوریج والی، یہ کام آئے گی. یعنی یہ یہ ہے کہ یہ ایکچولی بہت بڑا ایک مائل سٹون ہے ٹوورڈ دا کلائمیٹ چینج. کہ اب آپ کیا ہے کہ کاربن ایمیشن نہیں ہوگی، کاربن ایمیشن کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ میتھین ایمیشن نہیں ہوگی. یہ ایک مائل سٹون ہے ٹوورڈ دا نیو جرنی، کہ اب میرے خیال میں تھرمل پاور پلانٹ کی یہ جو آئل ہے یا جو گیس ہے، اس سے دیکھیے جو انہوں نے پاکستان میں ابھی اس وقت کو بتایا آپ کی کتنی ڈبلنس پیدا کی ہوئی ہے، کتنی ہمیں ضرورت ہے ابھی اس وقت گیس کی. کس کے لیے؟ ابھی سردیوں میں ضرورت پڑ جائے گی ہمیں ہیٹنگ کے لیے، ساتھ پڑے گی ہمیں بجلی جنریشن کے لیے، کیونکہ پانی دریاؤں میں کم ہو جاتا ہے سردیوں میں. ایون ونڈ کی سپیڈ بھی پاکستان میں سردیوں میں کم ہو جاتی ہے، اور ہماری جو ونڈ جنریشن ہے وہ بھی کم ہے. سولر، ونڈ اور ہائیڈرو، یہ تینوں سردیوں میں انتہائی کم جنریشن، گرمیوں میں انتہائی زیادہ. یہ جب ہم سٹوریج کریں گے ہم اس کو سردی میں استعمال کر سکیں گے. اور یہ جو ڈپینڈنسی ہے کہ آج ایل این جی کی قیمت $40 ہو گئی ہے، یا یہ دیکھیے اب آپ دیکھنا الیکٹرانک وہیکلز بھی آ رہی ہیں، اللہ کرے یہ بھی آ جائیں، تو یہ جو پیٹرول کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، پرائز ہائیک، یہ آپ کی فوسل فیول اسپیشلی ان ملکوں کے لیے تو یہ بہت بڑی خبر ہے جیسے پاکستان، جہاں ہم آئل امپورٹ کرتے ہیں، جہاں ہم ایل این جی امپورٹ کرتے ہیں. میں کہتا ہوں اللہ کرے یہ کمرشلائز ہو، اور ودن 5 سال یہ پاکستان جیسی جگہوں پہ آئے، ہم یہاں اس اسٹوریج کو استعمال کر سکیں اور اس اسٹوریج کو ریپلیکیٹ کر سکیں. جیسے چائنی، یہ مجھے پتا ہے کہ میرے خیال میں ہارڈلی
ये साल के अंदर चाइनीज ने आया, अच्छा, इट इज तो ये वासिफ साहब, मैं टेक्नोलॉजी इसी उनसे ले जानिब लेनी आ है रही और थी। अपनी अर्शद साहब, सॉरी टू कट यू, मैं इसी जानिब आई थी जिसका जिक्र भी आपने किया कि हमारे यहाँ भी इस्तेमाल हो सके, हम भी ये कर सकें। हम क्या हमेशा दूसरों की बनाई हुई चीज़ें इस्तेमाल करते रहेंगे, इंतज़ार करते रहेंगे फ़लाँ मुल्क में तहकीक हो रही है, वो कामयाब हो जाए तो चले जी हम भी उसे अपना लेंगे? हमारे यहाँ पे तो इतने ज़हीन लोग हैं, इतने इंजीनियर्स मौजूद हैं, इतने स्टूडेंट्स हैं हमारे जो ऐसे तजुर्बात कर रहे होते हैं, उनको हम आगे नहीं ला पाते, उनको मौक़े नहीं हम दे पाते। आपको नहीं लगता कि उनके साथ भी ज़्यादती है और हमारे अपने साथ, हमारे अपने मुल्क के साथ ज़्यादती है कि जस्ट वेट किया जाए? बस जानना मैं आपसे ये चाह रही हूँ ना अर्शद साहब कि पाकिस्तान में हो रहा है कुछ? आसमा मेरी बहन, मैं इंडस्ट्री एक्सीलेंस सेंटर का फाउंडर हूँ नस्ट में, और यूटी पेशावर में 10 साल पहले बने थे। ये काम अगर हम रहने ही दें, देखिए हम मोबाइल फोन नया बनाए, हम लैपटॉप नया बनाए, हम सोलर सेल नया बनाए, ये हमारे बस की बात नहीं, ये मान लेना चाहिए। हम इतने ज़हीन नहीं है। हमारी आज से जितने भी जब से सिविलाइजेशन आई है, हमारी इजादात क्या 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 इजादात क्या क्या है हमारी, हम आप सोच लें कि हमारी इसमें कंट्रीब्यूशन क्या है। हम इस चेक पे नहीं आते। सबसे जो बड़ी बात है कि दुनिया में जो टेक्नोलॉजीज हुई हैं उसे मैनेज करके यहाँ पे लेके आना, और ये जो कौम इस वक्त अजाब में है, देखिए प्राइस हाइक में, किस लिए कि पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई, पेट्रोल की प्राइस बढ़ गई है, आपकी हर चीज की, सब वेजिटेबल्स, ये वो। बिल्कुल। अगर ये स्टोरी जो हम इससे ये निजात मिल जाएगी जी, हमें जो मर्जी कीमत बढ़ती रहे, हमारे गर्मियों में इतनी बिजली पैदा होती है हाइड्रो से, सोलर से और विंड से, हम उसको गर्मियों सर्दियों में इस्तेमाल करें, हमें पेट्रोल से निजात, हम उससे निजात पा जाए, ये बहुत बड़ी, इतनी ही बड़ी बात होगी। आप ये कि हम को इनोवेशन करें, यानी इवन इंडियंस भी करें। देखें ये बड़ा काम है। इवन देखें जापान नहीं करता। इवन आपके ख्याल में चाइना जो इतना बड़ा मुल्क है, जो सेकंड सुपर पावर है, इनोवेशन उसकी नहीं है। इनोवेशन यहाँ इन्हीं मुल्कों से आती है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका या यूरोपियन से आती है। हमारा काम है यूजर। हम अगर इस पे आए कि ये रोड मैप कितनी जल्दी हम इस टेक्नोलॉजी को कितना यहाँ पे रेप्लिकेट कर सकते हैं। देखिए ना, आप अभी देखें, आपकी भी तो गाड़ियां, क्या ख्याल है कि हम अभी कारें पाकिस्तान में बनती है, अभी इनके पूरे इंजन इंपोर्ट होके जापान से आते हैं। हम तो सीट कवर, बम्पर, यही चीजें बनाते हैं। ये हार्ड रियलिटी ये है मैन्युफैक्चरिंग में। मैं बैरी एनक्लेव इस्लामाबाद में रहता हूँ, यहाँ पे जो पोल लगे हुए वो भी मेड इन चाइना लिखा हुआ है। आपकी जो मेरे ख्याल में माइंड ना कीजिएगा, इवन जो मेहंदी है वो भी अब चाइना से आ रही है। तो हम कुछ बनाएंगे, हम इनोवेशन करेंगे, ये एक लंबा सा सवाल है। हमारे जो पीएचडी बन रहे हैं, हमारे जो स्कॉलर्स बन रहे हैं, वो एक और डिबेट है। आप ये देखें, दुआ सॉरी करें। अरशद अब्बासी साहब, बनते तो हैं लोग यहाँ पे, लेकिन जाहिर है मैं अब फिर भी अपनी बात पे हूँ कि जी यहाँ चूँकि मौके नहीं मिलते हैं तो लोग बाहर चले जाते हैं, बाहर जाके वही लोग बड़ा नाम भी कमा लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर उन्हें कोई जानता भी नहीं है। टैलेंट की कदर नहीं है ना, और अगर कहीं ना कहीं टैलेंट की कदर करने की कोशिश की जाती है, आगे वसाइल ही मौजूद नहीं है, वसाइल भी फराम करने चाहिए। बहरहाल अरशद अब्बासी साहब, बड़ी लंबी ये एक बहस है, मैं चाहूँगी कि किसी रोज़ फिर हम आपको दावत दें, जहमत दें और इस पर हम बात कर रहे हों, ख़ासतौर पर तवानाई को लेकर हमारे स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, हमारे लोग अपने क्या कर सकते हैं, क्यों मौके नहीं दिए जा रहे, किस तरह मौके पैदा किए जा सकते हैं, इस पर बहरहाल एनर्जी एक्सपर्ट हैं अरशद अब्बासी साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे टेलीफोन लाइन पर। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। आगे बढ़ना है जी प्रोग्राम में हमें, और अब हमें बात करनी है बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ की, जो स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में होने वाली मौसमाती तग़य्युरात के हवाले से कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगी। बकिंगम पैलेस की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि मलिका को आराम करने की तलकीन की गई है। आराम क्यों सजेस्ट किया गया है? इसलिए कि वो कुछ रोज़ पहले हमने आपको बताया था कि हॉस्पिटलाइज्ड हो गई थी, उनकी तबीयत नासाज हो गई थी। क्या मामला है? अब ये जो इतनी बड़ी अहम कॉन्फ्रेंसेस में क्यों शिरकत नहीं कर पा रही हैं? वीडियो लिंक के जरिए भी तो ज्वाइन कर सकती हैं, क्यों नहीं कर रही हैं? ये सारी चीज़ें रिपोर्ट में देखिए। बरतानिया की मलका एलिज़ाबेथ स्कॉटलैंड के शहर ग्लासगो में होने वाली COP26 कॉन्फ्रेंस में शिरकत नहीं करेंगी। बकिंगम पैलेस की तरफ से एक बयान में कहा गया है कि मलका को आराम करने का मशवरा दिया गया है, जिसकी वजह से वो रवां हफ्ते ग्लासगो में होने वाली कॉन्फ्रेंस में शरीक नहीं हो सकेंगी। आलमी खबर-ए-रसां इदारे के मुताबिक डॉक्टर्स की तरफ से आराम के मशवरे के बाद मलका एलिज़ाबेथ विंडसर कैसल में मामूली काम कर रही हैं और वो 1 नवंबर को ग्लासगो में आलमी कॉन्फ्रेंस की तकरीब में शिरकत नहीं करेंगी। ताहम वो कॉन्फ्रेंस में शरीक वफूद के लिए रिकॉर्ड शुदा पैगाम देंगी। मलका एलिज़ाबेथ की उम्र 95 साल है और वो तवील वक्त तक बरतानिया के तख्त पर राज करने का एजाज रखती है। गुज़िश्ता हफ्ते मलका एलिज़ाबेथ ने एक रात अस्पताल में काम किया था,
जहां उन्हें तिब्बी इमदाद दी गई। ताहम ये बात वाज़ेह है कि उन्हें कोरोना वबा के हवाले से कोई शिकायत या बीमारी लाहक नहीं थी। अस्पताल से वापस आने के बाद उन्होंने बरतानिया में जनूबी कोरिया और स्विट्जरलैंड के सफीरों से मुलाकात की है। मलका एलिजाबेथ 70 साल से बरतानवी तख्त पर विराजमान है और उनकी सेहत हमेशा बहुत अच्छी रही है। ये पहली मर्तबा है कि वो डॉक्टर्स के मशवरे के बाद किसी आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के बजाय आराम करेगी। ताहम प्रिंस चार्ल्स और शहजादा विलियम की आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत मुतवक्के है। अभी हम रुख करेंगे हेटी का, जहां तेल की किल्लत से जिंदगी का पहिया जाम हो चुका है और आवाम को ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुयसर नहीं है। यहाँ मौजूद जो गैंगस्टर्स हैं उन्होंने बंदरगाहों के रास्तों को रोक रखा है और G9 गैंग के लीडर जिमी बारबेक्यू ने हेटी के वज़ीर आज़म को मुस्ताफ़ी होने का मशवरा दे दिया है। क्या सिचुएशन है, क्यों है ये सिचुएशन, सारी चीज़ें एक रिपोर्ट में। हेटी की गलियों और सड़कों पर मामूल से हटकर सन्नाटा है। पेट्रोल पंप्स तेल की फराहमी से कासिर हैं। यहाँ मौजूद गैंग्स ने बंदरगाहों के रास्तों को ब्लॉक कर दिया है और मौजूदा वज़ीर आज़म से मुतालबा किया जा रहा है कि वो अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी हो जाएं। आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक गुज़िश्ता कई दिनों से हेटी में तेल की किल्लत है और लोगों को सफरी मुश्किलात का सामना है। वो अस्पताल जहाँ बिजली की फराहमी जनरेटर से होती थी वो डीजल न होने की वजह से बंद पड़े हैं और अस्पतालों को बिजली की फराहमी मुअत्तल हो चुकी है। मौजूदा सूरत हाल ने पहले से कमजोर मईशत को मजीद अबतरी का शिकार कर दिया है। मुल्क में अगवा बराए तावान की वारदातों में इजाफा हो चुका है। ज़राए नक्लो हमल की पैदाइश से कारोबार बंद हो चुके हैं। रवा महीने यहाँ कनाडा और अमेरिका के मसीही मुबल्लिगों को एक गिरोह को भी अगवा कर लिया गया था। हेटी में G9 गैंग्स इत्तेहाद के सरबराह जिमी बारबेक्यू ने दारुल हुकूमत में एक रेडियो इंटरव्यू के दौरान कहा है, अगर वज़ीर-ए-आज़म हेनरी अपने ओहदे से मुस्ताफी हो जाएं, तो मैं फ्यूल के ट्रकों को महफूज बंदरगाहों से आने जाने की जमानत देता हूं। इस बयान से सूरत हाल वाज़ेह होती है कि हेटी में गैंग्स ने किस हद तक यहाँ सियासी किरदार अदा करना शुरू कर रखा है। गुज़िश्ता जुलाई में यहाँ सदर जोवेनल मोइस को कत्ल कर दिया गया था। गैंग्स लीडर बारबेक्यू ने मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म हेनरी से कहा है कि सदर मोइस के कत्ल के हवाले से सवालात का जवाब दे, क्योंकि इन पर उनके कत्ल में मुलव्विस होने का इल्जाम है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म हेनरी इस हवाले से इल्जामात को पहले से मुस्तरद कर चुके हैं। सेंट फोर्ड के एक रिहायशी का कहना है कि हुकूमत में कुछ डायरेक्टर्स मिली भगत से मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म का तख्ता उलटना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पुलिस को मुतहरिक करवा कर पेट्रोल पंप्स पर पेट्रोल की तकसीम और फराहमी को यकीनी बनाए, क्योंकि मुल्क में पेट्रोल मौजूद है लेकिन गैंग्स ने सप्लाई में रुकावट डाल रखी है। तेल की किल्लत से यहाँ कारोबार मुअत्तल हो चुके हैं और टेलीकॉम से मुंसलिक लोगों का कहना है कि उनके टावर्स काम नहीं कर रहे हैं। हेटी में अगले महीने नवंबर में आम इंतखाबात होना तय था, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म हेनरी ने अपने इंतखाबात करवाने वाली कौंसिल को ही खत्म कर दिया है और उन्होंने वादा किया है कि नई कौंसिल तश्कील दी जाएगी जो यहाँ साफ शफाफ इंतखाबात का इनेकाद करवाए। नाज़रीन, अमेरिकी हुकूमत ने लंदन की अदालत में जूलियन असांज की हवालगी से मुतालिक अपील दायर कर दी है। ये अपील बरतानवी अदालत के एक जज के फैसले के खिलाफ की गई है। जज ने अपने फैसले में कहा था कि विकीलीक्स के बानी जूलियन असांज को मुल्क बदर न किया जाए। बरतानवी अदालत इस हफ्ते जूलियन असांज को हैकिंग और चोरी के इल्ज़ाम में अमेरिका के हवाले करने से मुतालिक केस की समाअत करेगी। इस केस की 2 रोज़ा समाअत लंदन की हाई कोर्ट में होगी। बरतानिया की ज़िली अदालत ने फैसला दिया था कि असांज को अमेरिका के हवाले नहीं किया जाना चाहिए। बरतानवी अदालत का कहना था कि असांज अमेरिकी जेल में खुदकुशी कर सकते हैं। अमेरिकी वकील ने बरतानवी अदालत में कहा कि ज़िली अदालत के फैसले को ख़त्म कर दिया जाए जिसमें असांज को अमेरिका के हवाले न करने का कहा गया है। अमेरिकी वकील का कहना था कि ज़िली अदालत के जज ने मुकदमे का दुरुस्त फैसला नहीं किया है। अमेरिका ने असांज पर 18 इल्ज़ामात आयद कर रखे हैं, जिनमें 17 जासूसी से मुतालिक हैं और एक कंप्यूटर के गलत इस्तेमाल का इल्ज़ाम है। असांज पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने अमेरिकी फ़ौज के राज और सिफारती दस्तावेज़ात को ज़ाहिर किया। 50 साल असांज ऑस्ट्रेलियावी शहरी हैं और वो अमेरिका के किसी भी इल्ज़ाम को नहीं मानते हैं, जबकि वाशिंगटन का मौक़िफ़ ये है कि असांज की गलतियों पर इन्हें 175 साल की कैद हो सकती है। असांज इस वक्त बरतानिया की कैद में है और लंदन हाई कोर्ट के बाद हारने वाली पार्टी बरतानिया की सुप्रीम कोर्ट में अपील का हक रखती है। यानी असांज के पास अभी एक मौका और भी है, अमेरिका के पास भी है। लेट्स सी क्या होता है, आपको आगाह करते रहेंगे। फ्रांस का रुख करते हैं, जहां एक म्यूज़ियम ने 9 आबादियाती दौर के
लूटे गए नवादरात वापस करने की मिसाइल कायम की है ताकि दूसरे इदारे भी उस वक्त के लूटे सामान को वापस भेज सकें। नवादरात की वापसी की तकरीब में फ्रांस के सदर मैक्रॉन भी शरीक थे। इसकी डिटेल रिपोर्ट में। पेरिस के एक म्यूजियम ने 9 आबादियाती दौर के लूटे हुए सकाफती नमूने और नवादरात अफ्रीकी मुल्क बेनीन को वापस लौटाने की मिसाल कायम की है ताकि दूसरे इदारे भी इस अमल की तकलीद करते हुए उस वक्त के कब्जा करदा सामान और लूटे गए नवादरात वापस करें। आलमी खबर रसां इदारे के मुताबिक पेरिस में वाक़े कॉय ब्रेनली म्यूजियम ने मगरबी अफ्रीका के मुल्क बेनीन से 1892 में लूटे गए नवादरात वापस कर दिए हैं। बेनीन ने उस वक्त के लूटे गए 5000 नवादरात वापस करने की दरख्वास्त कर रखी है। नवादरात वापस करने की तकरीब में फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने भी शिरकत की है। तकरीब से खिताब करते हुए सदर मैक्रोन का कहना था कि सारे नौजवानों का हक है कि वो अपनी तारीख और सकाफत से वाकिफ हों और अपने मुस्तकबिल पर नजर रखें। उन्होंने कहा अफ्रीका के नौजवानों को भी ये हक मिलना चाहिए कि वो अपने माजी से शनासाई रखें। फ्रांसीसी सदर का कहना था कि इन नवादरात की वापसी से हमारे इन ममालिक के साथ ताल्लुकात को मजीद वसअत मिलेगी और हम चाहते हैं कि दुनिया ऐसे इक़दाम करे। नवादरात की वापसी अफ्रीकी ममालिक की तरफ से की गई कोशिशों का नतीजा है, क्योंकि मगरबी ममालिक ने 9 आबादियाती दौर में कॉलोनी रहने वाले सारे ममालिक से सकाफती नमूने और नवादरात को लूट कर अपने ममालिक के अजायब घरों में मुंतकिल कर दिया था। अफ्रीका का 90% सकाफती वर्सा यूरोप और फ्रांस में मौजूद है। मज़कूरा म्यूजियम में अफ्रीकी विरसे से ताल्लुक रखने वाले 70,000 नमूने मौजूद हैं। लंदन म्यूजियम में इस तरह के लाखों नवादरात मौजूद हैं। रवां हफ्ते कैम्ब्रिज कॉलेज ने बेनीन को कुछ सकाफती नमूने वापस किए हैं जो 1897 में बरतानवी फौज की तरफ से लूटे गए थे। जर्मनी ने भी बेनीन को अगले साल से नवादरात वापस करने पर रजामंदी का इजहार किया है। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन ने कहा है कि नवादरात वापस करने का प्रोग्राम ताउन और ताल्लुकात को वसअत देने में मदद फराहम करेगा। और आज के शो में कुछ बात होगी T20 वर्ल्ड कप के हवाले से, लेकिन एक ब्रेक के बाद।